हेलो एवरीवन। आज बिजनेस मैनेजमेंट से हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है मोटिवेशन। आज के इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे मोटिवेशन से रिलेटेड वो है कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है और ओवर द ईयर्स जो डिफरेंट ऑथर्स ने मोटिवेशन की थियोरीज दी हैं वो कैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ड्राइव है, एक रीज़न है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं। हर वो काम जो हम अपनी लाइफ में करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है, एक मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, वो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी डर की वजह से, किसी पनिशमेंट के डर की वजह से हम कोई काम करते हैं तो उसे नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं, राइट। तो अगर फेल होने के डर से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भले ही नेगेटिव सेंस में है लेकिन मोटिवेशन है, वो मोटिवेट कर रहा है हमें पढ़ने के लिए और ज़्यादा बेटर पढ़ने के लिए। ऐसे ही पॉजिटिव मोटिवेशन होता है जब हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई काम पूरा करना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ हम करते हैं। तो इन जनरल जब भी हम लाइफ में कुछ भी काम करेंगे तो एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमें ये गाइड करती है, कंपेल करती है कि हम वो काम करें। वो मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मैनेजर की, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखे ताकि मोटिवेशन के साथ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। जनरली मोटिवेशन और हैप्पीनेस दोनों को एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है बट एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट हैं। मोटिवेशन और हैप्पीनेस रिलेटेड तो हैं। एक हैप्पी एम्प्लॉय, एक जो हैप्पी होगा एम्प्लॉय, खुश होगा, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हैप्पी होना ही कंपलसरी है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं जब एक एम्प्लॉय हैप्पीनेस के साथ काम करता है तो ये माना जाता है कि वो मोटिवेटेड भी होगा। तो दोनों रिलेट तो करते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, एक्चुअली सेम नहीं है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक डिज़ायर से काम करते हैं, एक कारण से काम करते हैं और मैनेजर की ड्यूटी ये है कि वो उस डिज़ायर को गाइड करे कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, सक्सेसफुली कर सकते हो। तो मोटिवेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की है ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना काम ठीक से पूरा करें। अब एम्प्लॉयर के पास कौन से तरीके हैं जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है? जब भी हम कोई इंटरव्यू देने चाहते हैं और इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि हमें क्या मोटिवेट करता है, व्हाट मोटिवेट्स यू, तो वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है? वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक्चुअली मोटिवेट क्या करता है, आप क्यों ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, किस कारण से करना चाहते हो। क्या सैलरी के लिए, आप फाइनेंस के लिए ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, या आप इस जॉब से ग्रोथ चाहते हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, लर्निंग चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो। वो ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि क्या हम इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ सैलरी के लिए काम करना एक लिमिट तक तो मोटिवेट करेगा लेकिन उस लिमिट के बाद वो सैलरी जो है वो मोटिवेट करना बंद कर देगी। तो रियल रीज़न क्या है आपके इस जॉब को ज्वाइन करने का? तो एम्प्लॉयर जो है वो सूटेबिलिटी जानना चाहता है एम्प्लॉय की, ये क्वेश्चन करके कि उसे क्या मोटिवेट करता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकता है? उनके साथ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर सकता है, उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हर एम्प्लॉई ग्रो करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी डेवलपमेंट हो। तो अगर ऐसे रिसोर्सेज उसे प्रोवाइड कराए जाएं जिससे कि उसकी अपनी भी डेवलपमेंट हो तो वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेगा। टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करे अगर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो टाइमली सॉल्व हो जाएंगी और वो ग्रुप में अच्छा काम करेंगे। अप्रिसिएशन शो करके भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन
दे सकता है। अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो वो उसे अप्रिशिएट कर सकता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए वो उसे कोई मॉनेटरी बोनस दे सकता है या फिर अप्रिसिएशन लेटर उसे दिया जा सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे उसका एम्प्लॉय ऑफ द ईयर इस तरह से कुछ डिस्प्ले किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं। तो एम्प्लॉयर इस तरह से इन डिफरेंट तरीक़ों से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है। तो इन जनरल अगर बात करें हम, एक पर्सन की एफिशिएंसी दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स, और दूसरा उसकी विलिंगनेस यानी कि उसकी इच्छा शक्ति कि वो ये पर्टिकुलर काम करना भी चाहता है या नहीं। ठीक है, तो एबिलिटी जो है वो एजुकेशन के थ्रू गेन की जा सकती है, अचीव की जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो सिर्फ मोटिवेशन ही हमें देता है। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस जॉब के लिए जो डिग्री चाहिए वो तो हम एजुकेशन से ले सकते हैं, लेकिन उस जॉब को करने की जो हमारी इच्छा है वो एजुकेशन से नहीं आएगी। वो हमारी इंटरनल फीलिंग है कि हम वो पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हैं या नहीं। तो वो मोटिवेशन क्या होगा? वो मोटिवेशन मॉनेटरी हो सकता है, वो मोटिवेशन नॉन मॉनेटरी हो सकता है। मॉनेटरी मोटिवेशन में क्या आएगा? सैलरी, बोनस अगर हम एम्प्लॉयज़ को देंगे तो वो उससे मोटिवेट होकर अच्छा काम करेंगे। प्रॉफिट्स में अगर हम एम्प्लॉयज़ को शेयर दे देंगे तो वो इससे अच्छा काम करेंगे। तो कुछ मॉनेटरी तरीके होते हैं जिनसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी होते हैं जिन्हें मॉनेटरी तरीके जो हैं मोटिवेट नहीं करते, या फिर एक लिमिट के बाद मॉनेटरी तरीके उन्हें मोटिवेट करना बंद कर देते हैं। तो फिर उन्हें मोटिवेशन कैसे दिया जाए? फिर उन्हें नॉन मॉनेटरी तरीक़ों से, गैर मौद्रिक तरीक़ों से मोटिवेशन दिया जाता है। जैसे उन्हें एक चैलेंजिंग जॉब दी जाती है करने के लिए जिससे उनकी ग्रोथ हो। एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, जब भी एम्प्लॉयर कोई डिसीजन ले रहा है बड़ा, तो वो अपने एम्प्लॉय से डिस्कस कर सकता है। इससे एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जा रहा है और वो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो एक लिमिट के बाद मॉनेटरी तरीक़ों से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते, तो उन्हें नॉन मॉनेटरी तरीक़ों से मोटिवेट करना पड़ता है। उनकी डेवलपमेंट करके, उनकी करियर को और आगे बढ़ाकर हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो विलिंगनेस जो है वो मैनेजर को ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयर को ध्यान देना चाहिए कि कैसे एक एम्प्लॉई की मोटिवेशन को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, जिसे हम मॉडल ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। तो मॉडल ऑफ मोटिवेशन जो है वो स्टार्ट होता है एक अनफुलफिल्ड नीड से। हर एम्प्लॉय की कुछ नीड्स होती हैं जो अनफुलफिल्ड होती हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं। अब उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके माइंड में टेंशन आती है कि मुझे ये काम पूरा करना है। अब वो जो टेंशन है वो उसे ड्राइव करने पे, एक्शन करने पे फोर्स करती है, मूव करती है। ड्राइव का मतलब यहाँ पर है उसे मूव करती है। जैसे जब हमें भूख लगती है तो भूख क्या है? ड्राइव है। और हमारा बिहेवियर क्या है? हम खाना खाते हैं। तो हमें मूव किसने किया? हंगर ने, भूख ने। और हमारा बिहेवियर क्या था कि हमने खाना खाया, राइट? तो ड्राइव हमें फोर्स करती है बिहेव करने पे। अब हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा? जो आज तक हमने सीखा है, जो हमारी सोच है, उस पर हमारा बिहेवियर डिपेंड करेगा। और जब हम बिहेव करते हैं, एक्शन कर लेते हैं, तो हमारी जो नीड है वो पूरी हो जाती है। और जब नीड पूरी हो जाती है तो हमारी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। अगर इसे एक एग्जांपल से समझें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसकी एक अनफुलफिल्ड नीड है कि वो और ज़्यादा अर्न करना चाहता है, वो और ज़्यादा कमाना चाहता है। अब इस बात ने, इस अनफुलफिल्ड नीड ने उसके माइंड में टेंशन क्रिएट की। ठीक है, उसने फाइंड आउट किया कि वो ये अपनी नीड कैसे पूरी कर सकता है। तो उसे पता चला कि वो ज़्यादा काम करेगा अगर, तो उसे प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन मिलेगा तो वो ज़्यादा अर्न कर सकता है। तो अब उसे क्या मूव करने के लिए फोर्स कर रहा है?
ज़्यादा अर्न करना, और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, और जब उसने ज़्यादा हार्डवर्क करना शुरू कर दिया तो एक टाइम के बाद एम्प्लॉयर ने उसकी प्रमोशन कर दी। अब प्रमोशन होने के बाद उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई और वो ज़्यादा अर्न कर पा रहा था, तो उसकी जो अनफुलफिल्ड नीड थी वो पूरी हो गई और इससे उसकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई। बट क्या ये टेंशन एक बार ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब हमें दोबारा मोटिवेशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक नीड पूरी होने के बाद फिर हम दूसरी नीड के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो एक नीड जब पूरी हो जाएगी तब हम दूसरी नीड को कंप्लीट करने के लिए इसी प्रोसेस के थ्रू हमेशा काम करेंगे। तो मोटिवेशन एक हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, राइट। अब बात करते हैं थियोरीज़ की। ओवर द ईयर्स ऑथर्स ने डिफरेंट थियोरीज़ दी हैं मोटिवेशन की, जिन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कंटेंट थियोरीज़ और दूसरा प्रोसेस थियोरीज़। कंटेंट थियोरीज़ जो हैं वो बेसिकली फोकस करती हैं नीड को, ज़रूरतों को, जो ये मानती हैं कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ज़रूरतों की वजह से काम करता है, मोटिवेट होता है। तो कंटेंट थियोरीज़ जो हैं वो नीड पर ज़्यादा फोकस करती हैं। प्रोसेस थियोरी जो हैं वो बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करती हैं कि एक लिमिट के बाद जब नीड पूरी हो जाती है तो फिर कैसे उन्हें हम मोटिवेट करेंगे, या फिर जो डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा नीड की वजह से ही काम करेंगे, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, उन्हें हम उनके बिहेवियर से मोटिवेट करेंगे, प्रोसेस थियोरीज़ के थ्रू मोटिवेट करेंगे। तो जब हम कंटेंट थियोरीज़ की बात करते हैं, हम व्हाट की बात करते हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। ज़रूरतें, नीड्स, हर पर्सन अपनी कुछ नीड्स पूरी करना चाहता है। वो जॉब ज्वाइन करना चाहता है ताकि उसे पैसे मिलें, ये उसकी ज़रूरत है। तो कंटेंट थियोरीज़ किसको फोकस करती है, व्हाट को। और इन थियोरीज़ में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, मैस्लो की नीड हायरार्की थियोरी जो है वो नीड थियोरी है। एल्फ्रेड की ERG थियोरी जो नीड की है वो भी नीड बेस्ड थियोरी है। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थियोरी जो है वो भी नीड बेस्ड थियोरी है। मैकक्लेंड की नीड थियोरी है। तो यानी कि कंटेंट थियोरीज़ में हमारा मेन फोकस होता है नीड। वहीं अगर हम प्रोसेस थियोरीज़ की बात करें तो वहाँ पर हम फोकस करते हैं हाउ, कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। तो नीड पर फोकस करने की जगह हम बिहेवियर को फोकस करते हैं। प्रोसेस थियोरी में हम ये एनालाइज करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक एम्प्लॉय कैसे बिहेव कर रहा है, तो उस बिहेवियर के बेसिस पे हम उसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमें उसके एक्शंस को देखना होगा, वो काम कैसे करता है, दूसरों से इंटरैक्ट कैसे करता है, जब किसी से बात करता है तो किस बात पे वो अच्छा फील करता है, यानी कि वो चीज़ उसे मोटिवेट करती है। प्रोसेस थियोरीज़ में डिफरेंट तरह की थियोरीज़ हैं, जैसे व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियोरी है, गोल सेटिंग थियोरी है, एडम की इक्विटी थियोरी है। तो वन बाय वन हम इन थियोरीज़ को डिस्कस करेंगे, कंटेंट थियोरीज़ और प्रोसेस थियोरीज़। आज हम कंटेंट थियोरीज़ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहली थियोरी है मैस्लो की नीड हायरार्की थियोरी। ये एक बहुत ही पुरानी अप्रोच है और बहुत पहले दी गई थी, इन 1950s। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने ये थियोरी दी है, उनके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट तरह की नीड्स को पूरा करने के लिए कोई काम करता है। मैस्लो की ये नीड हायरार्की थियोरी 1954 में उनकी एक बुक में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ये थियोरी बहुत पॉपुलर हुई और इसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काफ़ी हेल्प की, साइकोलॉजी में, साइंस में, मैनेजमेंट में। इस थियोरी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की ये रिकॉग्नाइज करने में कि ऐसी कौन सी नीड्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए। मैस्लो ने इन सारी नीड्स को एक पिरामिड की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा एक नीड पूरी होती है तो एक एम्प्लॉय को दूसरी नीड मोटिवेट करती है। तो इन दैट सेंस इसका एक लोअर लेवल है और लोअर लेवल के बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं और उसके बाद हम हाई लेवल पे जाते हैं।
तो लोअर से लेकर और टॉप लेवल तक की नीड्स होती हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं। तो एक एम्प्लॉयर का काम ये है कि वो ये जाने, ये पहचाने कि उसके एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंट की नीड्स क्या हैं जो उसे मोटिवेट कर रही हैं, ताकि उन नीड्स को पूरा करके हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो पिरामिड हम समझते हैं कि मैस्लो ने उस पिरामिड के थ्रू किस तरह से इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो 5 तरह की नीड्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं, जो स्टार्ट होती हैं बेसिक नीड्स से। हर पर्सन की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए वो काम करता है, जैसे रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, रेस्ट, राइट। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं, इन बेसिक नीड्स को फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। तो जब भी हम लाइफ में जॉब ज्वाइन करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं इनसे हमारी ये बेसिक नीड्स पूरी होंगी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग लेवल पे एक एम्प्लॉय को ये नीड्स मोटिवेट करती हैं। जब उसकी ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तब वो किस बारे में सोचता है कि अब ये जॉब जो है ना ये सेफ़ हो जाए, सिक्योर हो जाए, मतलब हमेशा उसके पास रहे, उसे इस जॉब से ना निकाला जाए, उसे इस बात की टेंशन ना हो कि उसे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब वो इस लेवल को पूरा करना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे भी उसके पास इतनी फाइनेंशियली बैक हो कि उसे किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो वो प्रेजेंट की भी सेफ्टी चाहता है और फ्यूचर की भी सेफ्टी चाहता है। तो बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद वो सेफ्टी के बारे में सोचता है। ये दोनों बेसिक नीड्स हैं जहाँ पर वो सेफ फील करता है। अब उसे कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि उसकी जॉब चली जाएगी, तो ये उसे मोटिवेट करेगा। द मूवमेंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि आप परमानेंटली अभी इसी जॉब पे ही रहोगे, हमारे साथ ही काम करोगे, तो वो मोटिवेटेड फील करता है। नाउ ही इज़ सेफ, ही इज़ फीलिंग सिक्योर कि अब ये जॉब उसके हाथ से नहीं जाएगी। तो जब ये नीड पूरी हो जाती है, यहाँ तक वो इन्हीं नीड से मोटिवेट होता है। थर्ड लेवल पे आती हैं सोशल नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स। यहाँ पर वो सोशल होने की कोशिश करता है। फिर स्टार्ट होता है, सोशल होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट करता है, उनके साथ बात करता है, उनके साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकता है, जैसे ओकेजनली सेरेमनीज़ पे गेट टुगेदर अरेंज कर दी, एम्प्लॉयज़ के लिए फेस्टिवल्स पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया जहाँ पर एम्प्लॉयज़ आपस में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, मिल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को ये फील कराती हैं कि वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हैं। तो सोशल नीड्स जो हैं एक लेवल पर फिर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं जब वो सेफ़ हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। जब सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो एस्टीम नीड्स को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, यानी कि अब उन्हें प्रेस्टीज चाहिए, स्टेटस चाहिए, कि उनके काम को पहचान मिले, रिकॉग्निशन मिले। अब वो रिकॉग्निशन कैसे दे सकता है कि एम्प्लॉयर उन्हें और बड़ा काम देकर, उन्हें चैलेंजिंग काम देकर, जिससे उनकी ग्रोथ हो, उन्हें लगे कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें और अच्छा काम दिया जा रहा है, जहाँ पे उनकी एडवांसमेंट हो, जहाँ पर उनकी डेवलपमेंट हो, उनके काम को सराहा जाए। उस तरह के काम देकर इस लेवल पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस लेवल पर एस्टीम नीड्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं। और लास्टली जो हाईएस्ट लेवल कहा जाता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं तब हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते हैं जिनको सोचने के लिए हमारे पास पहले टाइम नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय जो पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टेड था लेकिन वो पेंटिंग को अपना करियर नहीं बना पाया, अब वो ये सोचता है कि एट लास्ट अब क्योंकि मैंने अब सब कुछ अचीव कर लिया है तो अब मैं पेंटिंग करूं। तो ये जो उसकी जो इच्छा है, उसकी जो स्किल है, उसको अगर एक एम्प्लॉयर आइडेंटिफाई करके उसे मोटिवेट करता है तो ये उसके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। एक पर्सन जो अभी इस लेवल पे है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था बट एक्चुअली वो नहीं बन पाया, तो उन चीज़ों को मोटिवेट करके एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है।
तो ये जो 5 लेवल हैं, इन 5 लेवल्स पर हमें एज अ मैनेजर ये देखना है कि हमारा एम्प्लॉय कौन से लेवल पे स्टैंड करता है। क्या वो बेसिक नीड्स को ही पूरा करने के लिए अभी लगा हुआ है, उन्हीं को पूरा करना चाहता है तो वो उन्हीं से मोटिवेट होगा। क्या वो अपनी सोशल और एस्टीम नीड्स को पूरा करना चाहता है तो वो उन्हीं नीड्स से ही मोटिवेट होगा। या फिर वो इन सब से बहुत ऊपर आ गया है और अभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करना चाहता है तो वो उन्हीं नीड्स से मोटिवेट होगा। तो एज अ एम्प्लॉयर, एज अ मैनेजर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमें पता हो कि एक एम्प्लॉई जो है उसकी अभी प्रेजेंट में क्या नीड्स हैं, ताकि हम उन नीड्स को पूरा करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहें। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग ये जो 5 नीड्स हैं, टाइप्स ऑफ नीड, ये एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है काम करने के लिए। तो इन नीड्स को बेस बनाकर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है। ये थ्योरी कुछ अजम्पशंस को फॉलो करती है, कुछ अजम्पशंस को मानती है, मान्यताएं हैं। क्या आपने देखा, अगर आपने नोटिस किया है तो ये जो थियोरी है वो ये कहती है कि किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो नीड पर बेस होता है। मतलब ज़रूरत है तो वो उसी तरह से ही बिहेव करेगा। अगर उसे बेसिक नीड पूरी करनी है तो उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। तो रिलेशन है यहाँ पर बिहेवियर और नीड के बीच में। दूसरी अजम्पशन ये थियोरी क्या लेकर चलती है कि प्रायोरिटी ऑफ नीड जो है, यानी कि क्रम जो है ना नीड्स का, कि पहले हम बेसिक नीड को ही पूरा करते हैं, फिर हम सेफ्टी नीड को ही पूरा करते हैं, उसके बाद हम सोशल होना चाहते हैं। यानी कि एक ऑर्डर है, एक क्रम है जिसके जो नीड है हमारी वो ऐसे चलती हैं 1 2 3 4 5। पहले बेसिक नीड चलती हैं, फिर सेफ्टी नीड चलती हैं, उसके बाद हम सोशल होना चाहते हैं, फिर हम एस्टीम नीड्स चाहते हैं, फिर हम सोशल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। तो एक ऑर्डर है, एक क्रम है। तो नीड्स का जो है वो ऑर्डर पॉसिबल है। थर्ड अजम्पशन जो इस थियोरी की है वो ये कि जो नीड जो सेटिस्फाई हो जाती हैं वो हमें मोटिवेट करना बंद कर देती हैं। अगर एक एम्प्लॉय की बेसिक नीड पूरी हो गई है तो वो उसे मोटिवेट करना बंद कर देंगी। एक एम्प्लॉय नेक्स्ट लेवल पे तभी मूव करता है जब उसकी पीछे वाली नीड पूरी हो जाती हैं। मतलब वो जंप नहीं करता कि पहले बेसिक नीड पूरी कर दी और फिर वो सीधा सोशल नीड्स पे आ जाएगा, नहीं। मैस्लो के अकॉर्डिंग एक नीड के पूरा होने के बाद हम सेकंड लेवल पे जाते हैं। पहले हमारी बेसिक नीड पूरी होंगी, फिर हम सेफ्टी पे जाएंगे, फिर हम सोशल पे जाएंगे। हम बेसिक से सीधा सोशल नीड पे नहीं जाएंगे। मतलब 1 के बाद हम सीधा 3rd पे नहीं जाएंगे। 1 के बाद हम पहले 2 पर जाएंगे, फिर 2 से 3rd पर जाएंगे। ये अजम्पशन है मैस्लो की इस थियोरी के रिगार्डिंग, क्योंकि हम नीड्स को बेस लेकर चल रहे हैं। तो नीड्स जो हैं वो इसी ऑर्डर में ही काम करती हैं जो कि मैस्लो ने हमें डिफरेंट तरह की नीड्स बताई हैं।